से हाजिर हुए हैं बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं। इससे पूर्व वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासकों और उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश हुए, जिनमें संगम वंश, सालू वंश, तुगलक वंश और अंडविदु वंश, ये 4 वंश हुए जिनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ था। तो संगम वंश के अंतर्गत हरिहर, बुक्का, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष जैसे शासक हुए। जबकि सालू वंश में नरसिंह सालू शासक हुए। इनके पश्चात तुगलक वंश आया, जिनमें वीर नरसिंह, कृष्ण देव राय, अच्युत राय, वेंकटाद्रि दमन, वेंकटाद्रि प्रथम, सदाशिव, राम राय आदि शासक हुए। राम राय एक अयोग्य शासक था, जिसे कि तालिकोट के युद्ध में पराजित होना पड़ा था। तो तालिकोट का युद्ध है वो राम राय तथा बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सम्मिलित सेनाओं के साथ राम राय को युद्ध लड़ना पड़ा था। 1565 ईस्वी में यह तालिकोट युद्ध लड़ा गया था, जिसमें संयुक्त मोर्चा विजयी रहा था और राम राय पराजित हो गया था। और इस तालिकोट के युद्ध में राम राय के पराजित होते ही इन संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर में काफ़ी मात्रा में लूटमार की थी। और तालिकोट के युद्ध के पश्चात आरविडु वंश स्थापित हुआ था। 1570 में तिरुमाल ने आरविडु अथवा अंडविदु वंश के शासन को स्थापित किया था और इन्होंने अपने राज्य की राजधानी वैनगोड़ा को बनाया था। और इस शासक ने इतिहास में कोई विशेष भूमिका अदा नहीं की थी। और इस वंश के अन्य जो शासक थे वो रंग द्वितीय, वेंकट तथा रंग तृतीय हुए, और जो कि अंतिम शासक रहे थे। 1614 में इनकी मृत्यु हो जाती है, अंतिम शासक रंग तृतीय की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विजयनगर साम्राज्य की विशेषताएं। अर्थात इन शासकों के काल में तत्कालीन समाज की राजनैतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और कला व साहित्य के अंतर्गत क्या उन्नति की गई थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे प्रथम है राजनैतिक दशा। इसके अंतर्गत हम तत्कालीन समाज के अंतर्गत केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था, इसके अलावा नाडु आएगा, वित्त व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और पुलिस विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक दशा के अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग है केंद्रीय शासन व्यवस्था। तो शासन की जो संपूर्ण शक्ति थी वो राजा के हाथों में केंद्रित थी। उस समय साम्राज्य की समस्त शक्तियाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका राजा के हाथों में ही केंद्रित थी। राजा निरंकुश था, लेकिन उस समय के जो राजा थे अत्याचारी नहीं थे। वो राजा को राय कहकर बुलाया जाता था। राजा विभिन्न मामलों में राज्य परिषद की सलाह से कार्य किया करते थे। इसी परिषद के द्वारा राजा का अभिषेक किया जाता था। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद भी होती थी उस समय।
इसके मुख्य अधिकारी को प्रधानी अथवा महाप्रधानी के नाम से जाना जाता था। इस परिषद में 20 सदस्य होते थे जिन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। इन पदों पर राजा के निकट संबंधियों को ही नियुक्ति प्रदान की जाती थी। राजा के पश्चात युवराज का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता था, किंतु पुत्र के अभाव में किसी अन्य व्यक्ति को भी युवराज बनाया जा सकता था। इस प्रकार केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्य की समस्त शक्तियाँ राजा के हाथों में केंद्रित कर दी गई थी। वही समस्त प्रशासनिक कार्य को देखते थे और मंत्री परिषद के सहयोग से शासन कार्य किया जाता था। युवराज का पद महत्वपूर्ण था। राजा निरंकुश जरूर थे लेकिन अत्याचारी नहीं थे। नेक्स्ट है केंद्रीय शासन के पश्चात नेक्स्ट हेडिंग है प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो शासन को सुविधा की दृष्टि से समस्त साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रांत का एक प्रांतपति होता था। प्रांतों की संख्या 6 थी। प्रांत संबंधी सभी सैनिक और असैनिक तथा न्यायिक जो शक्ति थी वो प्रांतपति अर्थात सूबेदार को सौंप दी जाती थी। सूबेदार राजा की सहायता के लिए सैनिक सहायता भी प्रदान किया करते थे। यद्यपि अपने प्रांतों में सूबेदारों को अनेक अधिकार प्राप्त थे और वे इनका उपयोग भी करते थे, किंतु प्रांतपतियों पर राजा का नियंत्रण स्थापित रहता था। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। प्रांत को मंडल तथा मंडल जो थे वो जिलों में विभाजित किए गए थे, जिन्हें वलनाडु स्थल अथवा कोट्टम कहा जाता था। कोट्टम नाडुओं में तथा नाडु मेल ग्रामों में उस समय विभाजित थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव के अधिकारियों के पद उस समय पैतृक थे। ये अधिकारी थे सेनटेवा गांव की आय व्यय की देखभाल करने वाला कहलाता था। तलस जो गांव की चौकीदारी करने वाला, और बेगर और बेगरा जो गांव में बेगार अथवा मजदूरी की देखभाल करने वाला होता था। इन्हीं अधिकारियों के द्वारा गांव का शासन प्रबंध चलाया जाता था। नेक्स्ट है नाडु। गांव की जो बड़ी राजनीतिक इकाई थी उसे नाडु कहा गया था। इसकी सभा भी नाडु के नाम से ही जानी जाती थी। नाडु के सदस्यों को नातावर कहा जाता था और इनका अधिकार जो क्षेत्र था वो अत्यंत ही विस्तृत था। नाडु के पश्चात है आयवार। प्रशासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बाहरी प्रशासकीय अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान उस समय की जाती थी। इनको सामूहिक रूप से आयागार कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे और इन्हें सेवाओं के बदले राज्य के करों से पूर्णतः मुक्त रखा जाता था। इनके पद अनुवांशिक होते थे और अपने पदों को किसी व्यक्ति को बेचने या गिरवी रखने के लिए ये लोग स्वतंत्र थे। आयकर के बाद है वित्त व्यवस्था। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था सुदृढ़ थी। सिंचाई कर, लगान, चारागाह, उद्यान और व्यापारी कर जो थे आय के उस समय मुख्य साधन रहे थे। और भूमि कर जो कि उपज का 1/5 भाग होता था। उपज का 1/5 भाग कर के रूप में शासक को चुकाया जाता था। नेक्स्ट है सैनिक व्यवस्था। साम्राज्य की सुरक्षा हेतु एक संगठित सेना की व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा की गई थी। इसमें पैदल, अश्वारोही, हाथी और ऊंट शामिल थे। सैन्य विभाग को कंदाचार के नाम से जाना जाता था। यह विभाग दंडनायक अथवा सेनापति के अधीन रहकर कार्य करता था। सेना 2 प्रकार की थी।
एक सम्राट की सेना और दूसरी थी प्रांतपतियों की सेना। तो प्रांतपति का यह कर्तव्य था कि युद्ध अवसर पर वो अपनी सैन्य शक्ति सहित राजा की सहायता को जाए। तो आवश्यकता पड़ने पर प्रांतपति को अपनी सेना सम्राट की सहायता हेतु भेजनी पड़ती थी। तो इस प्रकार जो प्रांतपति थे वो शासकों का पूरा सहयोग किया करते थे। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। तो विजयनगर साम्राज्य की न्याय व्यवस्था हिंदू धर्म अनुसार निष्पक्ष और काफी कठोर थी। राजा प्रधान न्यायाधीश था। भीषण अपराधों के लिए अंग भंग दंड दिया जाता था। प्रांतों में प्रांतपति और गांव में आयागर अथवा आयगर द्वारा न्याय दिया जाता था। ब्राह्मणों को कठोर दंड से मुक्त रखा गया था, अर्थात ब्राह्मणों को कठोर दंड नहीं दिया जाता था। तो जो विजयनगर के साम्राज्य के शासक थे ये ब्राह्मणों के प्रति उदार ही रहे थे। अतः दंड विधान के अंतर्गत ब्राह्मणों को कठोर दंड से मुक्त रखा गया। नेक्स्ट है पुलिस विभाग। राज्य की आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विजयनगर के शासकों के द्वारा एक पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग का जो कार्य था वो वेश्यावृत्ति पर लगाए गए इस विभाग का जो खर्च है वो वेश्यावृत्ति पर लगाए गए कर से चलता था। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले पुलिस कर्मचारियों को कठोर दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक दशा। राजनीतिक दशा के बाद नेक्स्ट है सामाजिक दशा। इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, शेट्टी अथवा चेट्टी निम्न समूह, स्त्रियों की दशा, गणिकाएं जो मंदिरों में होती थी, कुप्रथाएं क्या क्या थी, विवाह प्रणाली किस प्रकार की थी, भोजन में क्या क्या ग्रहण किया जाता था, वस्त्राभूषण किस प्रकार के थे और शिक्षा की क्या व्यवस्था रही थी, इन सब की जानकारी सामाजिक दशा के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। सबसे प्रथम है सामाजिक दशा के अंतर्गत ब्राह्मण। तो समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, क्योंकि यह वही वर्ग था जो कठोर दंड से मुक्त थे और इन्हें सम्मानीय जीवन व्यतीत करने का पूरा अधिकार था। मांस का सेवन ब्राह्मण लोगों के द्वारा उस समय नहीं किया जाता था। ब्राह्मण के बाद है क्षत्रिय। तो विजयनगर साम्राज्य में क्षत्रियों के विषय में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है शेट्टी अथवा शेट्टी। ये संभवतः वेश्यों के ही प्राय रहे थे। इनका एक विशाल समूह था जो संपूर्ण साम्राज्य में उस समय व्यापक था। अधिकांश व्यापार इसी वर्ग के हाथों में होता था। व्यापार के साथ ही यह जो समूह था यह लिपिक कार्य, लिपिक एवं लेखा संबंधी जो कार्य है इसमें ये लोग पूर्णतः दक्ष होते थे। नेक्स्ट है निम्न समूह। निम्न अथवा छोटे समूह के अंतर्गत लोहेकार, स्वर्णकार, मूर्तिकार, बढ़ई, जुलाहे और पीतल का काम करने वाले, चपड़ासी, शस्त्रावाहक और नाई इसमें शामिल थे निम्न वर्ग के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्त्रियों की दशा। तो कुलीन स्त्रियों को समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के शिक्षा, नृत्य, कला, शस्त्र विद्या आदि में उस समय पारंगत होती थी। अंगरक्षक के रूप में भी स्त्रियों को नियुक्ति प्रदान उस समय की जाती थी। विदुषी स्त्रियों को दरबार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त उस समय होता था, किंतु सामान्य वर्ग के स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें समाज के अंदर केवल भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। राजा परिवार के लोग स्त्रियों को नौकरानी और रखेल के रूप में रखते थे। वेश्यावृत्ति समाज के अंदर बड़े पैमाने पर होती थी। विधवाओं का जीवन काफ़ी कठिन था। इन्हें सरल सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था,
और समाज के अंदर इनका उचित सम्मान नहीं था और विधवा विवाह जो थे उस समय प्रचलन में थे। विधवा महिलाओं का जीवन अत्यंत ही है और अपमानजनक था और विधवा विवाह का उल्लेख भी कहीं कहीं इसमें किया गया है। नेक्स्ट है गणिकाएं। इनका समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। इनका प्रत्येक वर्ण के साथ उल्लेख मिलता है। ये दो प्रकार की थी, एक मंदिरों से संबंधित और दूसरी थी जो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाली गणिकाएं। तो इस प्रकार गणिकाएं की संख्या दो थी, एक मंदिरों में रहने वाली और दूसरा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाली। नेक्स्ट है कुप्रथाएं। तो विजयनगर साम्राज्य में समाज के अंदर अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा उस समय अस्तित्व में ये कुप्रथाएं थी। मनुष्य दासों का क्रय विक्रय करते थे और उन्हें वेश्भग कहा जाता था। स्त्रियां भी उस समय दास हुआ करती थी। नेक्स्ट है विवाह। तो अल्प आयु में विवाह का उस समय प्रचलन रहा था। साधारणतः एक पत्नी विवाह का प्रचलन था, किंतु राज परिवार के जो लोग थे वो बहु विवाह भी करते थे और अनेक रखेले रखते थे। विवाह पर कर लगाया जाता था जो कि वर वधू दोनों पक्षों द्वारा ही तय होता था, किंतु विधवा विवाह में दोनों पक्षों को इस कर से मुक्त रखा गया था। नेक्स्ट है भोजन। तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन उस समय प्रचलन में थे, किंतु गौ का मांस खाना वर्जित था। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के अंतर्गत गौ मांस खाना उस समय वर्जित था। ब्राह्मण जो लोग थे वो मांस का सेवन उस समय नहीं करते थे। नेक्स्ट है वस्त्राभूषण। सूती और रेशमी दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उस समय प्रचलन रहा था। पुरुष धोती, कमीज, टोपी और स्त्रियां दुपट्टे। पुरुष धोती, कमीज, टोपी तथा दुपट्टे पहनते थे तथा स्त्रियां धोती एवं चोली पहनती थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां पेटीकोट को पहना करती थी। जूते का प्रयोग धनी वर्ग के द्वारा ही किया जाता था। स्त्री और पुरुष विभिन्न प्रकार के आभूषण भी पहनते थे। पुरुषों द्वारा एक पैर में कड़ा पहना जाता था जिसे गंडपैंद्र कहा जाता था। प्रारंभ में केवल युद्ध में वीरता दिखाने वाले ही इसे धारण करते थे, किंतु बाद में मंत्री तथा विद्वानों में भी इसे पैरों में धारण किया जाने लगा। फिर है शिक्षा। तो विजयनगर साम्राज्य में राजाओं ने शिक्षा को काफी प्रोत्साहन दिया था। शिक्षा के विकास हेतु असंख्य अग्रहारों एवं मठों का निर्माण उस समय करवाया गया था। मंदिर, मठ, अग्रहार शिक्षा के उस समय मुख्य केंद्र रहे थे, जहाँ पर वेदों की शिक्षा प्रदान उस समय की जाती थी। इसके अलावा नेक्स्ट है इसका हेडिंग आर्थिक दशा। आर्थिक दशा में कृषि, व्यापार, आयात निर्यात, भूमि, उटंकी भूमि, मठापूर भूमि, बाली भूमि, ये जो इसकी भूमि के प्रकार थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अमरस भूमि और रथ ओढ़गे भूमि, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आर्थिक दशा में जो हेडिंग है वह है कृषि। तो विजयनगर की साम्राज्य की जो आर्थिक दशा थी जैसे उन्नत थी। विभिन्न विदेशी यात्रियों और इटली निवासी निकोली कोंटी, पुर्तगाल निवासी डोमिगोस पेज तथा ईरान निवासी अब्दुल रजाक ने साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि के बारे में चर्चा की है। अधिकांश लोग उस समय कृषि कार्य करते थे। कृषि दशा काफ़ी उन्नत थी। यहाँ गेहूँ, जौ, चावल, दाल आदि विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन बड़े पैमाने पर उस समय होता था। इसी प्रकार व्यापार भी उस समय उन्नत अवस्था में रहा था। यहाँ के जो निवासी थे वो मुख्यतः हीरों का व्यापार करते थे। साथ ही कृषि व्यापार भी अस्तित्व में था।
कृषि योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों की उस समय उत्तम व्यवस्था शासकों के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का जो व्यापार था वह मुख्यतः मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, एबिसिनिया, पुर्तगाल आदि से होता था। व्यापार जो था वो जल और थल दोनों ही मार्गों से किया जाता था। नेक्स्ट है आयात। व्यापार के अंतर्गत अश्व, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम आदि का विदेशों में उस समय आयात होता था। और निर्यात के अंतर्गत कपड़ा, चावल, शोरा, चीनी, मसाले, इत्र आदि का विजयनगर से विभिन्न भागों में निर्यात उस समय किया जाता था। व्यापार एवं उद्योगों की देखभाल के लिए अनेक संघों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है भूमि। विजयनगर साम्राज्य में भूमि को अनेक श्रेणियों में रखा गया है और अनेक प्रकार की जो भूमि थी उस समय अस्तित्व में रही थी, जैसे कुटकी भूमि, मठाकूर भूमि, उम्बली भूमि, अमरस भूमि और रत्तकोट की भूमि। सबसे पहले है कुटकी भूमि। वह भूमि जिसे ब्राह्मण, मंदिर एवं बड़े भूस्वामी किसान को खेती हेतु पट्टे पर देते थे। वह भूमि जिसे ब्राह्मण, मंदिर एवं बड़े भूस्वामी किसान को खेती हेतु पट्टे पर देते थे उसे कुटकी भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है मठाकूर भूमि। तो वह भूमि जिसे राज्य द्वारा एक विशेष धार्मिक सेवाओं के बदले, जैसे कि ब्राह्मण, मंदिर एवं मठों को दान स्वरूप प्रदान करते थे, उसे मठाकूर अथवा देवदय भूमि कहा जाता था। तो मठाकूर भूमि वह थी जिसे राज्य द्वारा विशेष धार्मिक सेवाओं के बदले ब्राह्मण, मंदिर एवं मठों को दान स्वरूप प्रदान की जाती थी। उम्बली भूमि, गांव में दी जाने वाली वह भूमि जिसे लगान मुक्त रखा गया था। गांव में दी जाने वाली वह भूमि जिसे लगान मुक्त रखा गया था उसे उम्बली भूमि कहा जाता था। यह विशेष सेवाओं के बदले में ही व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है अमरस भूमि। तो अमरस भूमि वह थी जिसे राज्य द्वारा सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के सहयोग के लिए प्रदान की जाती थी। इसके प्राप्तकर्ता भूमि के आय का कुछ जो अंश है वो राज्य को प्रदान करते थे। तो आमरस भूमि वह भूमि थी जिसे राज्य द्वारा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के सहयोग के लिए राज्य द्वारा प्रदान की जाती थी, आमरस भूमि कहलाती थी। इसके प्राप्तकर्ता भूमि की आय का कुछ अंश राज्य को भी प्रदान करते थे। नेक्स्ट है रत्तकोडगे भूमि। यह वह भूमि थी जिसे राज्य द्वारा युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने वाले को दी जाती थी। रत्तकोडगे भूमि वह थी जिसे राज्य द्वारा युद्ध में वीरता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाती थी, उसे रत्तकोडगे भूमि का नाम दिया गया था। इस प्रकार नेक्स्ट है आदि दशक के बाद कला और साहित्य है। तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों के समय में संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, नाट्य कला, स्थापत्य कला को विशेष प्रोत्साहन मिला था। संगीत, नृत्य और नाट्य कला के संदर्भ में अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। कृष्ण देव राय का हजारा मंदिर, कृष्ण देव राय का हजारा मंदिर तथा विठल स्वामी का मंदिर जो था उस समय स्थापत्य कला के उदाहरण माने गए हैं। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में भी उस समय विशेष उन्नति हुई थी। संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ भाषाओं में अनेक साहित्यों की रचना उस समय की गई थी। सायन माधव, नचन, सोम, कृष्ण राय जो कि स्वयं एक अच्छा विद्वान थे,
व्याकरण, दर्शन, धर्म आदि विषय पर अनेक ग्रंथ लिखे। इन विद्वानों ने नृत्य, कला, व्याकरण, दर्शन, धर्म आदि विषय पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की जो प्रमुख विशेषताएं, जिसके अंतर्गत राजनैतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और साहित्य और कला की जो जानकारी है वो इसमें आती है। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत क्या इनकी प्रमुख विशेषताएं थी अर्थात सांस्कृतिक दशा किस प्रकार की थी। तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और टॉपिक के संबंध में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। धन्यवाद।